नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म। देश में सियासी पारा इन दिनों पूरी तरह चढ़ा हुआ है क्योंकि बीजेपी की अधिकांश विरोधी दलों से सीधी लड़ाई चल रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से लेकर टीएमसी तक के साथ शुरू हुआ सियासी खींचतान का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसकी बानगी आज बंगाल में उस वक्त देखने को मिली जब विधानसभा में सियासी बवाल हो गया और दोनों ही दलों के विधायकों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा नेता जहां टीएमसी विरोधी नारे लगाते नजर आए, वहीं जवाब में टीएमसी नेताओं ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया तो हंगामा मच गया। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता जितेंद्र तिवारी को कोयला तस्करी मामले की जांच के संबंध में अपराध जांच विभाग यानी सीआईडी के समक्ष पेश होने के लिए सम्मन दिया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि सीआईडी ने कोयला तस्करी मामले में पूछताछ के लिए तिवारी को शुक्रवार को पेश होने को कहा है। उधर अब पश्चिम बंगाल में लगी सियासी आग दिल्ली तक पहुंच गई है। माना जा रहा है कि समय के परिवर्तन के साथ टीएमसी खुद का परिवर्तन करने की मुहिम दिल्ली की ओर रवाना होने की तैयारी कर रही है। तो आपको बता दें कि पूरे देश में इन दिनों सियासी पारा उफान पर है। बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई विरोधी दलों की चल रही है। बात चाहे आम आदमी पार्टी की हो, बात चाहे कांग्रेस की हो, बात चाहे तृणमूल कांग्रेस की हो, सभी राजनीतिक दल बीजेपी से इन दिनों दो दो हाथ के मूड में नजर आ रहे हैं, या यूं कह लीजिए बीजेपी दो दो हाथ करने के मूड में नजर आ रही है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर गुजरात होते हुए हिमाचल तक सभी राज्यों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीधी सियासी लड़ाई देखने को मिल रही है। बंगाल में भी तस्वीर ऐसी ही है। टीएमसी और बीजेपी की सीधी सियासी लड़ाई आए दिन सामने आ रही है और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते रोज भी बंगाल में बड़ा सियासी बवाल हुआ था, आगजनी की घटनाएं हुई थी। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल आनंद बीजेपी से हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। संजय चक्रवर्ती साहब टीएमसी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले राहुल जी आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से आज भी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में बवाल हुआ है, क्या इसको ठीक माना जाए? क्योंकि विधानसभा की अगर कार्रवाई चलेगी तभी प्रदेश के या देश के जो विकास से जुड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई चर्चा होती है, चाहे लोकसभा में देश से जुड़े मुद्दों की बात हो, चाहे विधानसभा में प्रदेश से जुड़े मुद्दों की बात हो। लेकिन पूरा सत्र यूं कह लीजिए कि हंगामे की भेंट चढ़ जा रहा है, ये कहां तक उचित है? देखिए, अगर इस पे अगर तार्किक रूप से अगर प्रश्न का उत्तर दिया जाए तो निश्चय ही मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने प्रश्न किया वो विधान कार्य कर ही किसी भी चीजों का निष्पादन किया जा सकता है और वहां की आवाम के लिए जो उचित कार्य हो सकते हैं उसको किया जा सकता है। लेकिन थोड़े पहले हम चलते हैं, इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। जब ममता दीदी की जब सरकार नहीं थी बंगाल के अंदर, और उस समय जब एक काली साया बंगाल के ऊपर मंडरा रही थी, उस बंगाल को उस काली साया से निकालने का प्रण जो टीएमसी के नेत्री ने किया था, ममता दीदी ने किया था, उसको फिर से उस काली साया के अंधकार में उसको ढकेल दिया। जो एक ग्रहण लग गया है वो उसी की देन है। बंगाल ने तो अपनी अवस्था पे जन्म लिया ही नहीं, वो जब भी लेने की प्रक्रिया करता है कुछ ना कुछ उसके ऊपर काली साया मंडरा जाती है। जो हम लोगों ने देखा, जब लोगों के अंदर विश्वास का सेतु बन जाता है, जब विश्वास की डोर मजबूत होने लगती है, तब जाकर इस प्रकार की घटना घटती है और एक नया जन आंदोलन शुरू होता है। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, जब कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व ने एक मोर्चा खोला था जिसमें हाई कोर्ट की रजामंदी थी, और हाई कोर्ट ने भी ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने भी फटकार लगाई ममता सरकार को और जांच के आदेश दिए और कहे कि ये कैसे हो सकता है
इसको करना ही होगा। तो ये जो तानाशाह की जो बात करते हैं, जो तानाशाह रवैये की जो बात करते हैं, जो हिटलरशाही की बात की जा सकती है, जो मैं ही राजा, मैं ही मंत्री और मैं ही न्यायालय की जो बात करते हैं, वो आपको बंगाल के शासन में देखने को मिल रहा है। एक बहुत ही पुरानी और मशहूर कहावत है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी व्याघ्र, जो तटस्थ है स्वयं लिखेगा उनके भी अपराध है। जो ये वक्त की जो पहिया ने करवट बदली है, वो इसी अपराध को लिख रही है, उसकी परिकाष्ठा आज बंगाल में देखने को मिल रही है। मैं बिल्कुल हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन बंगाल के अंदर लगातार हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिया गया है। और जो लोग ये कहते थे कि ईडी और सीबीआई को इनका तोता है करके, आज वही ईडी सीबीआई बीजेपी विधायक के भी ऊपर प्रश्न उठा रही है, बीजेपी नेता के ऊपर भी प्रश्न उठा रही है। मतलब संस्था स्वतंत्र हो चुकी है और वो कर्मठ होकर अपने कार्यों का निष्पादन कर रही है, क्योंकि शासन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें आम जनता का विश्वास जागे। वो विश्वास जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, 2015 की अगर हम बात कर ले, चिट फंड घोटाले की बात, उस समय भी भाजपा ने इस मुद्दे को बहुत प्रखर होकर उठाया था, लेकिन ममता दीदी की छवि उस वक्त ऐसी थी कि उस वक्त ये बातें दब गई। लेकिन आज छवि बदल गई है, आज प्रश्न उठ रहे हैं, आज जनता का विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। तभी जाकर जो व्यवस्था देखने को मिल रही है बंगाल के अंदर, ये उसी की देन है। जी राहुल जी, सवाल मेरा ये था कि जिस तरीके से विधानसभा की कार्रवाई जो है उसमें ऐसे विरोध प्रदर्शनों की वजह से अड़चन आती है, और जो विधानसभा का सत्र है वो स्मूथली चलना चाहिए, क्योंकि अगर विधानसभा का सत्र चलता है तभी शायद कोई सकारात्मक चीज़ों के ऊपर चर्चा हो पाती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो क्या इसको उचित माना जाए? आपने जो बात टीएमसी से जोड़कर कही वो बिल्कुल मैंने आपकी बात को समझा और सुना, उसका जवाब भी अभी हम ले लेंगे टीएमसी के साथी से। लेकिन विधानसभा की कार्रवाई में अड़चनें, प्रदर्शन, क्या ये ठीक है? जब शासन रूढ़ हो जाता है और अपनी ही बातों को चलाने लगता है और विधायिका पक्ष और निपक्ष में अंतर करना भूल जाती है, तब इस प्रकार के दिन देखने पड़ते हैं। और जहां तक विधानसभा की बात आपने की, मैं बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर अगर दूं तो इसमें जवाबदेही बनती है सत्ता पक्ष की। एक बहुत पुरानी कहावत है वो कि विधानसभा के अंदर या सदन के अंदर जो आत्मा विराजमान करती है वो विपक्ष की होती है। विपक्ष को साथ लेकर चलने की कला से ही सरकार को चलाया जा सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी वहां विपक्ष की भूमिका में बैठी है, तो इसको उग्र बनाने का काम कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है ममता दीदी की सरकार कर रही है, जो एक तरफा बात करती है। जब हम रास्ते में चलते हैं और जब घोड़े को जब रास्ता दिखाया जाता है तो घोड़े को सामने से आंखों पे ऐसे पट्टी बांध दी जाती है कि वो एकदम सीधा देखें। वही काम ममता दीदी की सरकार कर रही है। संजय जी, वो सीधा जा रही है, संजय जी, वो दाएं बाएं देखना नहीं चाहती है। वो सोचती है कि जो मैं कह रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ और जो मैंने मान लिया वही सत्य है। ठीक है, तो जवाब संजय जी से ले लेते हैं। संजय जी, राहुल जी ने जो कुछ कहा वो आपने सुनी लिया होगा। सीधा कह रहे हैं कि काले साए में धकेल दिया गया है बंगाल को और तानाशाही वाला रुख वहां पर अपनाया जा रहा है, और साथ ही साथ जो सत्तर नहीं चल रहा उसके लिए भी ठीकरा जो है वो टीएमसी पर ही फोड़ा जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल जो काम इन्होंने पूरे देश के अंदर कर रखा है वही बात वो बंगाल पे थोप रहे हैं। मैं इसका एक थोड़ा सा 10 साल पीछे जाना चाहता हूँ। ये क्या है कि इनका जो शुरू में आपने देखा होगा एंटी करप्शन यूनिट जो अन्ना हजारे ने स्टार्ट किया था, उसका जो मेन पार्ट था ये बीजेपी का ही पार्ट था। वो क्योंकि बीजेपी उस समय जन आंदोलन नहीं कर सकती थी, तो अन्ना हजारे को सामने खड़ा करके बीजेपी के लोग थे, अडानी और अंबानी का पैसा लगा हुआ था, और उस तरीके से देश का एक माहौल को इस तरीके से बिगाड़ करके इस तरह से दिखाया गया कि देश बिल्कुल चौपट हो गया है और एकदम भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर काम में भ्रष्टाचार हो रहा है। इन्होंने एक माहौल क्रिएट किया, ठीक है, उस माहौल का फायदा उठा करके 2014 में चुनाव लड़ करके ये चुनाव जीत करके बाहर आ गए। अब ये सोच रहे हैं कि जहां जहां पे इनकी सरकार नहीं है वहां पे यही माहौल को दोबारा क्रिएट किया जाए। तो अब जनता बेवकूफ नहीं है, पागल नहीं है, जनता समझदार है कि उनको क्या हो रहा है। देश के अंदर 8 साल, जैसे कि उन्होंने कहा कि तानाशाही की बात, तो तानाशाह इनसे बड़ा कोई नहीं है। इन्होंने अभी जो ये
यही जो हंगामा इन्होंने बीजेपी वालों ने परसों किया है, यही हंगामा अगर उत्तर प्रदेश में हो गया तो अब तक बुलडोजर चल गए होते। अभी अगर हम लोग बुलडोजर चलवाने लग जाएं तो फिर अभी देखिए पूरा हाहाकार बच जाएगा पूरे देश के अंदर। हम लोगों ने बुलडोजर नहीं चलाया, कानून के अनुसार हम काम करते हैं। इन्होंने कानून हो या न्यायपालिका हो, हर चीज पे ये अधिकार जमा करके बैठे। लोकतंत्र के चारों कोनों पे इन्होंने प्रहार कर रखा हुआ है। और ये जहां पे कोई सरकार इनकी नहीं बनती दिखती है वहां पे ये एमएलए खरीद लेते हैं। कल ही आप गोवा का कांड देख लीजिए, इसके पहले मणिपुर का इन्होंने एमएलए खरीदा, तो अब तक 293 एमएलए तो ये खरीद चुके हैं। ये देश की सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं और दूसरों के एमएलए को खरीद रहे हैं। जहां पे खरीद नहीं पा रहे हैं वहां पे ये दंगा करा रहे हैं। तो ये सिंपल वे से इनका ये एक दंगा पार्टी है, जुमला पार्टी है, झुट्टा पार्टी है। और ये झूठ बोल बोल करके जो है लोग सरकार पे ये टिकी हुई है। 2024 में जनता इनको अच्छी तरह से सबक देगी। जिस तरीके से आपको याद होगा कि राजीव गांधी 400 सीटें पाने के बाद दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए, पूर्ण बहुमत में कभी कांग्रेस नहीं आ पाए, सेम टू सेम इनका वही हालत होने वाला। इन लोग सत्ता के मद पे इन लोग चूर हो चुके हैं और इसी वजह से केवल और केवल ये सोचते हैं जो ये करेंगे वो सच है, जो ये कहेंगे वो सही है। जो मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, खड़ी भी मेरी, पड़ भी मेरी, ये हर जगह किसी कानून को मानते नहीं है। सिंपल वे से हर जगह पे ये अपना दंगा करने की कोशिश करते हैं, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं जहां पे इनकी सरकार नहीं है। जी प्रेम कुमार जी, सियासी आरोपों का जो दौर है वो जारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या जनता को इससे कुछ मिल पाएगा? देखिए आशीष जी, राजनीति में जो राजनीतिक दल कदम उठाते हैं जनता के लिए ही उठाते हैं। चाहे सदन में हंगामा करना हो या सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलने देना हो, दोनों की व्याख्या जनता के लिए ही होती है। और सदन में हंगामा कोई पहली बार तो हुई, विपक्ष का अधिकार होता है, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो हंगामा चल रहा है उसको देखना पड़ेगा। ये हंगामा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और इसके पीछे क्या मकसद है। आप हर दिन देखेंगे कोई किसी न किसी तरीके से हेडलाइंस ग्रैब की जा रही है। हेडलाइंस में कैसे बना रहा जाए, तो इसके लिए देखिए ना, आप मनीष सिसोदिया सीधे चुनौती दे रहे हैं कि भाई हमको गिरफ्तार कर लो अगर हमारे खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें कुछ मिला है। तो स्टिंग ऑपरेशन, सो कॉल्ड स्टिंग ऑपरेशन, किसी राजनीतिक दल को क्या स्टिंग ऑपरेशन करने का अधिकार है? जी नहीं है। स्टिंग ऑपरेशन तो मीडिया में भी होता है, तो उसके भी नियम कानून है। बिना संपादक की मीटिंग के, बिना उनसे पूछे हुए पत्रकार अपनी मर्जी से जो कुछ रिकॉर्ड कर ले उसको स्टिंग बोलते भी नहीं है। बिल्कुल। और आपको याद होगा वो एक लाइव इंडिया का मामला था, मैं नाम बोल रहा हूं, जिसमें सुधीर चौधरी जी थे, संपादक थे। और चूंकि ये पब्लिक डोमेन का मामला है इसलिए मैं नाम लेकर बोल सकता हूं, उनको अदालत ने गलत ठहराया था और 15 दिन तक ब्लैक कर दिया था चैनल को। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी व्यक्ति के किए हुए सो कॉल्ड स्टिंग को अपने चैनल का बता करके पेश किया था और एक प्रिंसिपल की उससे चरित्र हत्या हुई। तो अगर मनीष सिसोदिया की का स्टिंग कोई राजनीतिक दल कर रहा है तो एक तो उसका अधिकार नहीं है, और दूसरा अगर वास्तव में स्टिंग है और एजेंसियां समझ रही हैं कि गलत हुआ है तो एक्शन लेना चाहिए। और मनीष सिसोदिया चुनौती दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो ये जो हेडलाइंस ग्रैबिंग हो रही ना हर दिन, कभी आम आदमी पार्टी के साथ, कभी तृणमूल कांग्रेस के साथ, कभी किसी बानी, क्यों हो रही है इसको सोचिए। इसको सोचिए कि राष्ट्रीय स्तर पर एक यात्रा भी चल रही है, राहुल गांधी उसको लेकर चल रहे हैं। वो भी अपने आप में एक तरह से सुर्खियां बटोरने वाला एक्शन है। हर दिन किसी न किसी कारण से सुर्खियां हैं। तो राजनीतिक दलों में एक स्पर्धा है कि कहीं कांग्रेस सुर्खियों में ज्यादा न रहे, इसके लिए क्या ऐसा किया जाए। तो कभी कांग्रेस के विधायकों को खरीद फरोख्त हो जाती है, कभी ममता बनर्जी के साथ तकरार मोल लिया जाता है, कभी आम आदमी पार्टी से तकरार मोल लिया जाता है। ये सुर्खियां बटोरने का एक्शन, इसमें जनता का तो भला कहीं दिख ही नहीं रहा है। किसी भी पार्टी के मामले में मैं कह रहा हूं, कौन है जन मुद्दों को लेकर के बोल रहा है। देखिए दलित बच्चियों के साथ जो घटना घटी है, भाई रेप की घटना इस हिंदुस्तान में हर दिन 86 होती है, 86 एवरेज।
और 86 में कोई सुर्खियां नहीं बनता। क्यों उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटना सुर्खियां बनी? दलित की बच्चियों के साथ भी बलात्कार राजस्थान में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी। 3 प्रदेश अव्वल है, तीन में 2 में बीजेपी है, 1 में कांग्रेस है। लेकिन ये घटना सुर्खियां क्यों बनी? क्योंकि इसमें बलात्कारी मुसलमान था। बलात्कारी मुसलमान होगा तो हंगामा हो जाएगा। और देश में 86 बलात्कार रोज होते हैं, उसमें तो हिंदू रहते हैं, तो क्या उसमें बलात्कार हंगामा नहीं होना चाहिए? तो समझिए हेडलाइंस कैसे बन रहे हैं। मैं पहले आपकी वाली पहली बात का जवाब ले लेता हूं मैं राहुल जी से। राहुल जी, आरोप तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी पर भी खड़े हो रहे हैं, या यूं कह लीजिए आरोप की जगह सवाल ही खड़े हो रहे हैं। टीएमसी के जो साथी हैं उन्होंने तो सीधे तौर पर ये आरोप लगाया ही है कि माहौल खड़ा किया जा रहा है टीएमसी के विरोध में, या यूं कह लीजिए कि जितनी भी बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं उनके विरोध में ये लगातार माहौल खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी खुद तानाशाह बनी हुई है, ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और लोकतंत्र के चारों कोनों पर प्रहार। सीधे तौर पर ये आरोप जो है आपने सुने ही हैं संजय जी के, क्या कहेंगे? देखिए, जब आपके शब्द नहीं होते हैं और जब आपके पास तथ्य नहीं होते हैं तो इस प्रकार की बातें सामने नजर आती हैं। मैं दोनों लोगों के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैंने उनको भी सुना और मैंने इनको भी सुना। मैं एक एक करके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। सबसे मैं शुरू कर लेता हूँ संजय जी से। उन्होंने कहा कि माहौल की बात की जा रही है, और चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप ही की बात को मैं मान लेता हूँ। माहौल की बात की जा रही है, जनता जागरूक हो चुकी है, तो क्या आपको न्यायपालिका में भरोसा है? अगर न्यायपालिका में भरोसा है तो कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, मैं वही रिपोर्ट निकाल रहा था, मैं निकाल कर दे भी दूंगा, मैं खत्म करता हूं तब आप बोलिएगा। तो उसमें एक आर्टिकल आई थी जिसमें इस बात की चर्चा की गई थी कि सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का हनन और सबसे ज्यादा सत्ता का दुरुपयोग कोई अगर करता है पूरे देश में तो बंगाल की सरकार करती है। मैं वो भी थोड़ी देर में वो भी आपको प्रतिलिपि दिखा दूंगा। दूसरी बात, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कितनी बार ममता सरकार को तलब किया है, कितनी बार ममता सरकार से जवाब मांगा है? ये क्या न्यायपालिका भी माहौल हमारे लिए बना रही है? दूसरी बात मैं बता दूं, ये जो बात कर रहे थे बुलडोजर चलाने के लिए, तो बुलडोजर किस पे चलता है? बुलडोजर अपराधियों पे चलता है, नेताओं के घर पे नहीं चल रहे हैं। अगर कोई नेता अपराधी बनकर वहां बैठा है, उसने अपराध किया है तो आप चलाइए ना, रोका किसने है? लेकिन वहां पे सबसे बड़ा समस्या क्या है? वहां पे सबसे बड़ा समस्या एक विशेष समुदाय का है, क्योंकि विशेष समुदाय ही यहाँ पे रंगरूट बनी हुई है और वही इनको चला रही है। और शिव जी ने सबसे बड़ी गलती क्या की थी आपको पता है? शिव जी ने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि शिव जी प्रसन्न होकर भस्मासुर को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था कि तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो जल के भस्म हो जाएगा। तो अति महत्वाकांक्षी भस्मासुर ने शिव जी को भी जलाने का प्रयत्न किया, जिसके वजह से उसकी क्या दशा हुई, इसको याद रखना चाहिए। एक बात और बताओ, ये जो बार बार कहते हैं कि एमपी एमएलए खरीद ली जाती है, तो मैं इनको बता दूं टीएमसी क्यों नहीं बिक रही है? टीएमसी क्यों नहीं बिक रही है? क्या टीएमसी का कोई भी ऐसा विधायक नहीं है जो बिकने को तैयार नहीं है? खरीदार होना चाहिए, बाजार में दाम लगाने वाले लोग उपस्थित हैं। तो आप खरीदार हैं क्या? आप खरीदार हैं क्या? मैं बता रहा हूं, सुनिए, मैं बता रहा हूं, मेरे आगे का भी बात सुन लीजिए। जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चाइना को झुकाने वाला मोदी है, उस तरह ममता सरकार के गुरूर को तोड़ने के लिए वहां जनता है। ये जो बार बार जो खरीद फरोख्त की जो बात करते हैं, ये सोचते कैसे हैं? जो लोग लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमें मैंडेट मिला है विपक्ष में बैठने के लिए, और हम उस चीज को स्वीकार करते हैं। अगर आप किसी मोर्चे पे फेल होते हैं, फ्लॉप होते हैं, तो यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। 2024 का प्रधानमंत्री बनने की जो हौड़ सारे विपक्ष में है, वो मानसिक दिवालियापन अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अभी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने बोला दिल्ली के प्रश्न के ऊपर, देश के अंदर अगर कहीं कोई गलतियां होती है, और ये मैं एक पार्टी का पक्ष होने की वजह से मैं इस बातों को कहता हूं, लेकिन आप जनसत्ता का आर्टिकल निकालें
और नहीं है तो मैं अभी साझा कर देता हूं। उस आर्टिकल में भी दिल्ली सरकार के बारे में चर्चा की गई है और बताया गया है कि दिल्ली सरकार में आबकारी योजना का क्या प्रॉब्लम है और वो कौन लिखता है, जनसत्ता के संपादक कौन है। इन सब चीजों पे अगर तथ्य पे जाएंगे तो आपको निश्चय ही ये पता चल जाएगा कि दर्द कहां है। दर्द हो रहा है पेट में, इलाज कर रहे हैं सर दर्द का। मैं एक बात और बता दूं, नहीं प्रेम जी, जनता का भला, ठीक है, ये तो आपने संजय जी की बातों का जवाब दे दिया, लेकिन प्रेम जी ने तो सीधे तौर पर आपने सुना ही ना क्या कहा हैगा कि कहीं ना कहीं हेडलाइंस ट्रैप करने का प्रोपेगेंडा ये अप्रत्यक्ष रूप से नजर आ रहा है। देखिए, आज देश के अंदर अगर कोई भी कुछ भी लिखवा सकता है, छपवा सकता है, तो वो पावर सिर्फ और सिर्फ आपकी सरकार के पास है, यानी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के पास प्राप्त है। क्योंकि उनका जो बजट है वो 1000 करोड़ का बजट है। भले डिस्कॉम घाटे में चले जाए, जेनकॉम घाटे में चले जाए, उससे उनको मतलब नहीं है। और जहां तक हेडलाइंस प्राप्त करने की बात है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अच्छे कार्य को करेंगे और आप अपने अंदर निगेटिव एनर्जी को ढूंढेंगे तो सवाल उठेंगे। जो ईडी और सीबीआई की बात कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बता दूं, मैंने चर्चा की शुरुआत में इस बात हो गई कि भाजपा नेता के ऊपर भी प्रश्न उठे हैं, उनको भी समन जारी किया गया है और उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अगर जो गलती करेगा उस पर सजा होनी चाहिए। और जहां तक हेडलाइन की बात है, आप काम करिए, आप खुद सुर्खियों में बने रहिएगा। आज योगी जी ने काम किया तब तो सुर्खियों में बने हैं। वही बात तो कर रहे थे प्रेम जी। अब आप लोग स्टिंग कराए, स्टिंग का अधिकार किसने दे दिया? देखिए, जहां तक स्टिंग का सवाल है तो उसमें मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हर पार्टी को अपनी पक्ष रखने का अधिकार है। आप किस हिसाब से तथ्य को जनता के बीच में ले जाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और जहां तक गिरफ्तारी की तलवार की बात है तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि कभी भी किसी भी हाई प्रोफाइल व्यक्ति के ऊपर अगर जब जांच आंच आती है तो जांच होती है, जांच होने के बाद ही पकड़ा जाता है। जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी तो पहले की जो विडंबना थी कि हम तुम पे आरोप लगाएंगे, तुम हम पे वार करना लेकिन हम पे जांच ना करना। अब वो प्रोपेगेंडा टूट गया है, वो अब एजेंडा टूट गया है। अब जांच भी होगी और आप गिरफ्तार भी होंगे और आपको बुलाया भी जाएगा। तब जब देश का सबसे बड़ा परिवार गांधी परिवार से तो उस वक्त पूछताछ नहीं हुई थी जब इंदिरा गांधी जी पे गोली चली थी और सोनिया गांधी जी बगल के कमरे में थी और हाईकोर्ट ने बुलाकर पूछा तक नहीं। ये उनका गुरूर था। उनको ये गुरूर टूट गया जब ईडी के दफ्तर पे जाना पड़ा और जाकर एक एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ा। अगर केजरीवाल जी इतने अच्छे हैं तो फिर उनके मंत्री क्यों याददाश्त खो गए हैं, वो क्यों सलाखों के पीछे हैं? उनको गिरफ्तार किया गया ना उनके स्वास्थ्य मंत्री को, इसलिए समय आने दीजिए, मैं जवाब ले लेता हूं, होगा सलाखों के पीछे होगा। ठीक है संजय जी, हाँ बोलिए संजय जी। जो है अपराधियों पे जो है बुलडोजर चलता है, नेताओं पे नहीं। ठीक है, वो कौन से जो है नेता थे जो पुलिस को मार रहे थे? वो कौन से नेता थे जो पुलिस की गाड़ी पे आग लगा रहे थे? वो नेता नहीं थे क्या? वो कौन थे वो जो पुलिस की गाड़ी में आग लगा? आपका कंट्रोल नहीं था? क्या इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला चाहिए? आप लोग तो जैसे 24 घंटे के अंदर बुलडोजर गिरा देते। कानून व्यवस्था आप अपने हाथ में लिए रखा है। हर सरकार जहाँ पे जो है आपकी सरकार होती है वो तुरंत 24 घंटे के अंदर यूं तुरंत बुलडोजर गिराते जो है सरकार गिराती है और बिल्डिंगें गिराती है। आप जाति और धर्म देकर के आप काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का आप लगातार काम कर रहे हैं। आप विभाजन नीति पे काम कर रहे हैं। आपको जो है मुसलमानों से आपको सख्त नफरत है। अगर आप लगातार इस बात को नहीं उठा रहे हैं, अभी आपने कहा कि जो धर्म विशेष, मैं मुसलमान साथ आपने बोल रहा हूँ कि आप उनकी बात कर रहे हैं। आप 10 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। हम वहाँ पे 220 सीटें जीत करके आए हैं। 220 सीटें मुसलमानों ने नहीं जिताई थी, पूरे पश्चिम बंगाल की जनता ने जिताई थी। आप उनका अपमान न करें। जनता ने हमारे नीतियों को, सिद्धांतों का पालन किया। क्या वजह है कि गोवा में 1 साल पहले चुनाव हुआ और वहां के कांग्रेस के विधायक चुन गए? क्या वजह है? 1 साल पहले तक वो पूरा करें। आप केवल सिर्फ काम करें, सरकारी संपत्तियों को बेचो और विधायकों को खरीदो। आप केवल पूरे देश में एक तानाशाह का एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि आप लगातार सिर्फ और सिर्फ आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा का झंडा लहराए।
ऐसा क्या वजह है कि आपकी सरकार के ऊपर आज तक किसी भी मंत्री एमएलए की बात को छोड़ दीजिए, किसी भी बड़े कार्यकर्ता के ऊपर ईडी सीबीआई का छापा नहीं पड़ा पिछले 8 साल के अंदर? क्या वजह है? आपको केवल विपक्ष दिखता है। आप इस बात की, जबकि आप हेमंत मिश्रा के ऊपर आपने बाकायदा 2013 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने उसको भ्रष्टाचारी घोषित किया हुआ था। और क्या वजह है, कौन सी मजबूरी है कि आज वो आपके पार्टी के चीफ से बने हुए हैं? क्या वजह है येदियुरप्पा को जो है आपने कैबिनेट में जो है आप जो है वहाँ पे अपने सदस्य बना रखा है? ऐसी कौन सी मजबूरी है? आखिर क्यों उनके ऊपर कोई जांच नहीं होती, कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता? इसके बारे में आप बात नहीं करेंगे क्यों? इसीलिए मैंने कहा था लोकतंत्र के चारों खंभों पे आपने अटैक कर रखा है। आप चाहते हैं एक तानाशाह सरकार इस देश के अंदर, और जो ये होने नहीं दिया जाएगा। इस बार पूरा विपक्ष मिल करके इस तानाशाही सरकार को उखाड़ करके फेंकेगी। आप जितनी कोशिश कर लीजिए। ठीक है संजय जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार मुझे अभी प्रेम कुमार जी के पास जाना है। प्रेम कुमार जी, जिस तरीके से लगातार ये सवाल तो तमाम जितने भी बीजेपी के विरोधी राजनीतिक दल हैं उठा रहे हैं कि निशाने पर सिर्फ हम और हमारी पार्टी के नेता, बीजेपी का कोई नेता ईडी सीबीआई के निशाने पर नहीं, ये सवाल उठ रहा है, आज नहीं बार बार उठ रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? बिल्कुल, ये सवाल का जन्म तो पश्चिम बंगाल से ही हुआ है। पश्चिम बंगाल में बहुत सारे लोग शारदा नारद सब में पकड़े गए थे, वहां भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। लेकिन उन जिन लोगों ने बीजेपी को ठौर बना लिया वो आरोप मुक्त हो गए, या फिर उनके ऊपर सीबीआई ईडी ने दौड़ना बंद कर दिया। और जो लोग बल्कि पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए, बीजेपी से फिर टीएमसी में आए, तो उनका भी एक अलग किस्म का अनुभव है। तो ये बंगाल अपने आप में इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त है। इसके बाद आप बुलडोजर में ही देख लीजिए कैसे सेलेक्टिवनेस है कि भाई अजय मिश्रा टेनी, उनका बेटा आशीष मिश्रा टेनी अपनी मंत्री की गाड़ी से चढ़ा देता है, किसानों की हत्या कर देता है, उनके घर का तो कोई बुलडोजर नहीं गया उन तक। तो हिम्मत भी नहीं है बीजेपी में, और खुलेआम ये किया जा रहा है, और इसका जवाब भी नहीं है बीजेपी के पास। हमारे राहुल आनंद जी शिव जी को ही गलत ठहरा रहे हैं कि शिव जी को से गलती होगी, भगवान शिव से गलती हो गई कि उन्होंने भस्मासुर को वरदान दे दिया। अरे उन्होंने भगवान शिव को भी आप अगर गलत ठहरा देंगे तो आप भगवान शिव से भी ज्ञानी है क्या? थोड़ा सा तो ख्याल करिए। भगवान शिव ने जो कुछ भी किया उससे एक प्रेरणा मिलती है कि आपको बड़ा से बड़ा भी वरदान दे दिया जाए विध्वंस करने का, तब भी विध्वंसकारी आप भगवान को विध्वंस नहीं कर सकते, खुद को ही विध्वंस करते हैं। ये होता है, विवेक हट जाता है। उन्होंने एक बात साबित की, लेकिन राहुल आनंद जी भगवान शिव को ही गलत ठहरा रहे, उनसे भी गलती हो गई। तो ऐसा कृपया न करें, नहीं तो बीजेपी वाले आपसे ही सवाल पूछेंगे कि आप हिंदू धर्म के देवता पर ही कोई गलत ठहरा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये एक बात आती है। आप देखिए लगातार ऐसी बातें हुई। राहुल जी पता नहीं कहाँ का आर्टिकल पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसको बताते हैं। आर्टिकल तो हम आप लिखते हैं बैठ करके, आप किसी रेफरेंस को क्या दे रहे हैं? हम लोग तो आर्टिकल लिखने वाले लोग आपके बीच बैठे हुए हैं। तो आप ठोक कर बात करिए कि क्या सही है क्या गलत है। क्यों आप पर रहने की जरूरत है से इस्तीफा नहीं लेते? क्यों आप आशीष मिश्रा का घर नहीं ढहाते? क्या उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की थी आपकी पार्टी पर? क्या कोरोना के समय में ऑक्सीजन वाले मामले में क्या टिप्पणी नहीं की थी? क्या मद्रास हाई कोर्ट ने नहीं पूछा था केंद्र सरकार पर, चुनाव आयोग पर, सब पर टिप्पणियां नहीं की थी? क्या नीरव बंसी बजा रहा है गुजरात दंगे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं कहा था? तो अदालत ने तो सबके लिए कहा है, सिर्फ ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए नहीं कहा है। तो इसलिए जब बात बोलिए तो दोनों तरफ की बात बोलिए। जी ठीक है, फिलहाल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। राहुल जी बड़े सवाल उठा रहे हैं, प्रेम जी आपके ऊपर, जवाब दे दीजिए।
देखिए, शुरुआत करूं मैं महादेव सिंह। मिलावट है भोलेनाथ तेरे इश्क में इत्र और नशे की, मिलावट है भोलेनाथ तेरे इश्क में इत्र और नशे की, तभी तो मैं थोड़ा महका हुआ और थोड़ा बहका हुआ हूं। जहां तक सवाल भोलेनाथ की आस्था के ऊपर है, तो सनातन को लेकर और सनातन धर्म को लेकर और हिंदू धर्म को जग जागृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और जो ईश्वर के अस्तित्व है उसको जिस गलत ठहरा रहे थे आप भोलेनाथ जी को भी। मैं प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूं, मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। पूरे देश के इतिहास में जितनी भी विपक्षी खेमा है उनको एक तरफ कर दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ कर दीजिए, और देखिए कि भोलेनाथ के इश्क का इत्र का जो नशा की बात मैंने की, और ज्ञानवापी मंदिर, भाजपा को छोड़कर क्या कोई और नेता बहस करते हैं? करते होंगे, लेकिन वो दूसरे पक्ष की बात करते हो। जो संजय जी ने एक बात कही कि हिंदू मुसलमान की बात की, हमने हिंदू मुसलमान क्या किया? जो सच है, जो तटस्थ है, उसकी स्थापना करने का काम किया बस। और आपने क्या किया? जो सच है उसको आपने और लगा के उसको असत्य करने का काम किया। फर्क यही है। और जहां तक प्रेम जी का एक बात था कि अंबानी अडानी की बात कर रहे थे, माफ कीजिएगा, वो जो आर्टिकल की बात कर रहे थे, तो मैं भरोसा करता हूं लोकतंत्र की चौथे स्तंभ पे, और जो लिखित एविडेंस होता है, लिखित एविडेंस के आधार पे अगर हम बात करें, या मैं आपसे चर्चा भी कर रहा हूं, तो चर्चा का जरिया भी कहीं ना कहीं से वो किताबी ज्ञान ही है, जिसके वजह से आज मैं आपके सामने इन सारी चीजों को रख रहा हूं। मानना ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। जो संजय भाई जी एक बात कह रहे थे कि देश बेच रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, ये ममता दीदी क्या कर रही है? अडानी जी के सामने हाथ जोड़ रही है। ये क्या कर रही है पता है? इसमें ये कह रही है कि बंगाल में आइए और आकर हमारे पास कंपनी लगाइए और बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। जो मैं माहौल की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, नियंत्रण से बाहर जा रहा है बंगाल। देखिए, ये बहुत सारा आर्टिकल है, इस पे ही बात करेंगे। आक्रामक संघवाद की ओर बढ़ता लोकतंत्र। अरे राहुल जी, ये सारे जितने आप आर्टिकल लेकर आए हैं ना, ये रोजाना मुझे लगता है हम सब लोग सुबह पढ़ लेते होंगे। देखिए, ये बचपना कौन सा है भाई? पढ़ते हैं तभी तो मैं वही आप फैक्ट की बात कीजिए, आर्टिकल कर आए हैं, साक्ष्य दे रहा हूं। देखिए, कभी भी किसी भी चर्चा में जब हम लोग बैठते हैं, तो उस समय अगर हमारे पास तथ्य होता है तो उसकी बात करने में का अंदाज भी बदल जाता है। मैंने रखा है, मानना ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। आज देश की जनता आपके चैनल के माध्यम से सुन रही है, देख रही है। मैं जो बातों को कह रहा हूं, हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो अगर इसमें सच्चाई होगी तभी जनता इसके तरफ आकर्षित होगी। तो मैं बातों को रख रहा हूं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जहां तक बंगाल का सवाल है, तो बंगाल में आजकल जो मछली मार्केट के अंदर, झोपड़पट्टी के अंदर इतने कैश निकल रहे हैं, जिसकी वजह से खुद बंगाल की सरकार गिर रही है। ये प्रश्न का जवाब बिल्कुल देना चाहिए संजय जी को। और संजय जी को यह भी बताना चाहिए कि ये पैसे किस लिए रखे गए थे, चाहे वो पार्थ चटर्जी जी के पास पाए हों, या फिर वो झोपड़ी में पाए गए हो, या किन्हीं अन्य जगहों पे पाए गए हैं। वो पैसा क्या है? वो पैसा कहां से आया? क्या उसको किसी भाजपाई ने रख दिया? देखना, थोड़ी देर बाद यही बात वो कहेंगे, आप उनसे पूछ लीजिए ये बात। ठीक है, संजय जी जवाब दे दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इनसे हम खुद ही पूछना चाहते हैं कि ये एमएलए कहां से खरीद रहे हैं। इनके कोई भी मंत्री, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। पिछले साल अभी जो चुनाव हुआ था, तो इसमें इनकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, जो इनकी पार्टी में पिछले 5 साल तक कैबिनेट मंत्री थे, मलाई काट रहे थे। ठीक है, उसके पहले वो बसपा में थे, बसपा से भाजपा में आए, भाजपा में 5 साल तक कैबिनेट मंत्री थे, उनके ऊपर कोई जांच नहीं हुई, किसी भी तरीके से कोई जांच नहीं। जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़ी, छोड़ने के बाद वो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर गए, तुरंत ईडी आईटी की कार्रवाई शुरू हो गई।
मतलब एक काला कौवा भी इनकी पार्टी में ज्वाइन कर जाए तो वो सफेद हो जाता है, जो पार्टी छोड़ देता है वो उसको काला करके इनको जो है फिर से जो है इनको लेकर के डूबते हैं। पैसा जितनी तरीके से आप लोग निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं ये दुनिया जानती है। आज आपने गुजरात को पूरा ड्रग्स का कारोबार बना रखा है, लेकिन आज तक कभी किसी चैनल में डिबेट नहीं होती। एक बार बात कंप्लीट होने क्यों नहीं दीजिए संजय जी होती? क्योंकि आपने टोटल मीडिया खरीद लिया है, मैक्सिमम मीडिया बिक चुकी है, 53 चैनल ऐसे है मेन जो है कम से कम बिकी हुई है। ठीक है संजय जी, जो सबको नहीं बोल रहा हूँ, नहीं हाँ। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारी बात कर रहे हैं, लेकिन जो ये एएनबी का मंच है ना, हम इस मंच के ऊपर जो अपने मुद्दे हैं उसी पर बात करते हैं। इसीलिए इस मंच का स्वागत करता हूँ, मैं इस मंच का स्वागत करता हूँ क्योंकि ये बड़ा ही साफ सुथरे तरीके से बात करने का मौका देता है। मैंने और भी मैं दूसरे चैनल की बात कर रहा हूँ, अभी आपने देखा होगा हम अपने मुद्दे की बात करें, मुद्दे पे रहे। मैं मुद्दे पे आकर एक बात कर रहा हूँ, ये टोटल जो है केवल उद्योगपतियों का चैनल है, उद्योगपति से ये पैसा लगवाते हैं और इस तरीके से जितना देश के अंदर जितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने फैला रखा है, इस शायद ये इतिहास होगा जिस दिन ये सत्ता से उतरेंगे, एक एक इनके मंत्री से लेकर के एमएलए से लेकर के सबके ऊपर ईडी की और सीबीआई की कार्रवाई 100% होनी है। क्योंकि आपने देखा होगा जो नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद हर जिले पे बीजेपी का कार्यालय शानदार बन गया। कहां से आया वो पैसा, कोई नहीं जवाब देता किसी तरीके से। क्यों कि ब्लैक मनी भाई सरकार में ये खुद बैठे हुए ना कि जिसको चाहे इसका पैसा दिखा दे, जिसको चाहे ये अरेस्ट कर ले। पार्थ चटर्जी के घर में कितना पैसा बरामद हुआ, कितना बरामद हुआ, आप तो बता ही नहीं सकते। पार्थ चटर्जी के घर में कितना पैसा बरामद हुआ। तो आप केवल सिर्फ और सिर्फ ढोंग की राजनीति को छोड़ दीजिए, जनता को जागरूक हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ 2 साल का और इंतजार, 2 साल के बाद आपको बड़े कैसे जवाब मिलने वाला है। ये कहते हैं दिया जब बुझने वाला होता है तो उसकी लौ तेज हो जाती है। तो इस समय आपकी लौ तेज है और बहुत जल्दी ही आपका अंत होने वाला है और दोबारा सत्ता में कभी नहीं आएंगे, ये भी आपसे बता दे रहा हूं। ठीक है प्रेम कुमार जी, जी इन तमाम राजनीतिक परिस्थितियों के बीच एक बड़ा अहम विषय है, बार बार बात आ रही है विधायकों की खरीद फिरोख्त की। आज मैं जब स्टडी कर रहा था इन पॉलिटिकल सिनेरियोस के ऊपर तो एक बहुत अच्छा मैसेज सामने आया। मैसेज ये था कि जब विधायक जब मन करता है किसी को समर्थन दे देते हैं और जब मन करता है किसी से समर्थन वापस ले लेते हैं। यानी कि कभी वो अगर जो विधायक कांग्रेस की टिकट पर जीत के आया वो कह देता है कि मैं बीजेपी को समर्थन दे रहा हूं और कांग्रेस से वापस ले रहा हूं। जब भी उसका मन करता है वो कुछ भी इस तरह का फैसला ले सकता है। सवाल ये है कि क्या कभी इस देश की जो स्थिति है उसमें ऐसा भी दौर आएगा कि जनता भी ऐसे विधायकों से समर्थन वापस ले ले जो दल बदल कर जा रहे हैं अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए? क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी है, ऐसी स्थितियां हैं? जिस तरीके से संजय जी ने बात की कि 293 विधायक, ये उनका दावा है हालांकि कि खरीद चुकी है बीजेपी, तो क्या वाकई में अब ऐसा दौर आ गया है कि ऐसा कोई कानून लाने की भी जरूरत पड़े भविष्य के लिए? बहुत सही आशीष जी, आप मैं संजय जी एक बार पहले प्रेम जी से जवाब ले लूं। जी आपने कानून लाने की बात कही, लेकिन मैं ठीक उलट राय रख रहा हूं। लाएगा कौन? कि जब आया राम गया राम का दौर था, हाँ। ये जुमला हरियाणा से निकला था। हाँ बिल्कुल। और तब कोई प्रतिबंध, कोई कानून नहीं था, किसी भी समय कोई भी पार्टी छोड़ करके दूसरे को ज्वाइन कर लेता था जी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये दल बदल को रोकने की कोशिश की गई, कानून बनाते गए, वैसे वैसे दल बदल कराने के तरीके उन कानून को की आंखों में धूल झोंकते हुए और खतरनाक रूप लेते चले। हमने जितने कानून बनाए कि दल बदल ना हो, उतना ज्यादा दल बदल हुआ और विभत्स रूप में हुआ। इस रूप में हुआ कि आप चिंतित हैं कि और कानून बनाए। कानून इसका इलाज नहीं है। हम तो कह रहे सारे कानून हटा दीजिए। आप पैसे से खरीदने वालों को कमजोर कीजिए, जिसको जब मर्जी जिस पार्टी में चला जाए, कोई खरीद बिक्री नहीं होगी। पहले भी ये व्यवस्था थी, कोई खरीद बिक्री नहीं होती थी। लेकिन हमने जितना कानून बनाया
उतना ज्यादा खरीद बिक्री और अब सैकड़ों करोड़ लेकर के लोग बैठे रहते हैं। इसलिए मैं कानून बनाने का कतई पक्षधर नहीं हूं। विधायकों को हाँ, ये जनता को सशक्त किया जाना चाहिए, उसके लिए तरीके अपनाए राइट टू जाने रिकॉल चाहिए। की बात ही कर रहा हूं मैं एक तरह से। जी जी, तो वो बात आपकी सही है कि राइट टू रिकॉल का एक ऑप्शन भी क्रिएट किया जा सकता है डेमोक्रेसी में। इस पर बहुत लंबे समय से चर्चा होती रही है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन दल से एक दल से दूसरे दल जाने के लिए हमने जितने नियम बनाए सब उल्टे पड़े हैं, लोकतंत्र को नुकसान देने वाले साबित हुए हैं। जी ठीक है। दूसरा ये प्रेम जी कि पूरे देश की जो सियासत है इस वक्त वो बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रही है। हालांकि ये चर्चा अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले भी कर रहे थे। लड़ाई आप चाहे पंजाब देख लीजिए, आप दिल्ली देख लीजिए, आप गुजरात देख लीजिए, आप हिमाचल देख लीजिए, चारों राज्यों में कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी वर्सेस आप सीधे तौर पर हो रहा है, और या यूं कहें कि दिख ही रहा हैगा। हालांकि कांग्रेस भी उसमें अपनी लड़ाई लड़ रही है। लेकिन अब चाहे हम बंगाल की बात कर रहे हैं या दूसरे किसी राज्य की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोपों का जो सिलसिला है वो इतना बढ़ता जा रहा है, क्या वाकई में राजनीति का स्तर भी इससे नीचे नहीं गिर रहा? आशीष जी, राजनीति का स्तर तो एक देखने का नजरिया है। आप 1947 के बाद की सियासत देखिए, आप इमरजेंसी तक देखिए, इमरजेंसी के बाद आप भारतीय जनता पार्टी के बनने तक देखिए, और उसके बाद फिर उसके आगे देखिए, 3 या 4 खंड में बांट के देखिए। कब नहीं कहा गया कि राजनीति का स्तर गिरा हुआ है। आने वाले समय में और गिरा हुआ पाएंगे। तो ये विवेचना का विषय नहीं है। हम लोकतंत्र को कैसे मजबूत करें, ये बड़ा सवाल है। अभी पहले राहुल आनंद जी बोल रहे थे, एक बात कह रहे थे कि एक बीजेपी की सियासत एक तरफ और सारे विपक्ष की सियासत एक तरफ, ये कह रहे थे। ठीक है, उनको गर्व करने का अवसर है, वो करें, लेकिन बीजेपी तो 1984 में बनी। राजनीति बहुत पहले से है इस देश में। बीजेपी ने देश को राजनीति करना नहीं सिखाया। अगर हम ये कहेंगे कि बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, वाजपेयी जी बहुत पहले से राजनीति में थे, हाँ जनसंघ में थे, लेकिन देखिए कि उनको अपनी पार्टी का नाम तक बदलना पड़ गया। किस तरह के वातावरण से वो गुजरे होंगे कि अपनी पार्टी का नाम बदलना पड़ गया उनको। ये आप जनसंघ नाम हुआ करता था उस पार्टी, बिल्कुल। तो वो तो अपना अतीत भी अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हुई। ये भी एक पहलू है राजनीति का। और एक दूसरा पहलू है कि जो भारतीय जनता पार्टी 1984 में बनी, इन बीते 38 सालों में इसने सबसे बड़े बहुमत के साथ, 300 से ज्यादा बहुमत के साथ वो सत्तारूढ़ है, सबसे ज्यादा राज्यों में सत्तारूढ़ है। ये उसका गौरवशाली जो ये राह है उसको वो बताता है। दोनों चीजें हैं। तो हम समीक्षा जब करते हैं राजनीति की, तो हम आज के बहुत लोग हैं कि राजनीति को गिरा हुआ पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि नहीं, राजनीति आज बहुत उच्चतम शिखर पर है, क्योंकि हम शिखर पर हैं। वो उनका नजरिया कुछ अलग है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से कुछ सेलेक्टिवनेस पैदा हुआ है, जिस तरीके से चुनाव को अपहरण करने की बात की जाती है ईवीएम के सवाल पर, या फिर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो डेमोक्रेसी को लेकर के उठाए जाते हैं, तो उसको देख करके इस प्रश्न की समीक्षा बनती है कि क्या राजनीति गिर गई है। क्योंकि हम तो चंदा भी लेना चाहते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते देश को। हम चोरी छिपे चंदा लेना चाहते हैं। ऐसी पहले राजनीति नहीं थी। चंदा घर घर लिया जाता था, आम लोगों से लिया जाता है, आज उद्योगपतियों से लिया जाता है, और हम बताते भी नहीं कि उसके बदले उनको क्या हम फायदा पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, इसको इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। आशीष, बिल्कुल ठीक है। राहुल जी, आपके पास आऊंगा और एक सीधा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, स्पष्ट सा मैं चाहूंगा आप जवाब भी दे दें। ये जो भी चल रहा है इस वक्त, चाहे बंगाल की हम बात कर लें या बाकी राज्यों में आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं 4 राज्यों का, ये 2024 का चक्कर तो नहीं है इसके पीछे कहीं सीधे तौर पर कि भ्रष्टाचार बहाना है, 2024 निशाना है, ऐसी कहानी तो नहीं है? सीधा सवाल पूछ रहा हूं। अगर देखिए, इसका अगर तार्किक उत्तर दिया जाए तो मैं आपको बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में समझाना चाहूंगा। स्पष्ट
कि महाभारत की भी लड़ाई हुई थी और उसमें जब मारा जा रहा था अर्जुन के द्वारा कर्ण को, तो धर्म की बात की गई थी। जहां व्यक्तिगत लाभ की बात आती है वहां अधर्म होता है, और जहां समाज के लाभ की बात आती है वहां धर्म होता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा ही स्पष्ट 15 अगस्त को ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि आने वाला चुनाव परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचारियों से ईमानदारी की लड़ाई रहेगी। आज तक 8 साल हो गए सरकार को अपनी सफलतापूर्वक गौरवशाली पथ पे चलते हुए। 8 साल के अंदर किसी भी प्रकार के घोटाले का आरोप देश की सरकार के ऊपर नहीं लगे। ये एक सबसे बड़ी कर्तव्य निष्ठा है और ईमानदार सरकार का ये सर्टिफिकेट देती है। दूसरी बात मैं बताऊं कि जो लोग पहले से भ्रष्टाचार के दलदल में दबे हैं, बंधे हैं और उसमें फंस चुके हैं, उसी का सवाल का जवाब संजय जी नहीं दे पाए। जब मैंने उनसे पूछा कि पार्थ चटर्जी जी के पास पैसा क्यों आया, झोपड़ी में पैसा क्यों आया, उत्तर नहीं दे पाए। वो इधर उधर घुमाकर लेके चले गए ट्रैक पे। खैर वो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जो प्रेम जी ने एक बात कही, उसमें उन्होंने कहा कि राजनीति के स्तर को लेकर बात की। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस देश में राजनीति नहीं होगी तो ये देश कैसे चलेगा? क्या 1984 2014 की ही बात कर रहे हैं। 2014 के पहले जो सरकार थी वो लाइन में लग के महाशक्तियों से मिलती थी, और 2014 के बाद आगे खड़े होकर पकड़कर मिलना पड़ता है। ये परिवर्तन आया है। और जब आप सशक्त होते हैं ना, तो आपके घर के बगल में जो पड़ोसी होगा आशीष जी, वो आप पे आरोप लगा सकता है, लेकिन कोई दूसरा अन्य व्यक्ति होगा, वो आप पे आरोप लगाने से पहले 4 बार जरूर सोचेगा कि आपकी छवि कैसी है, आपका व्यक्तित्व क्या है और आप करते क्या है पेशे से। ये चीज जरूर आएगा। और मैं बड़ा ही निश्चित हूं कि अगर इस देश में राजनीति नहीं होगी, स्वच्छ राजनीति नहीं होगी, तो फिर ये देश चलेगा कैसे? इसलिए राजनीति की परिभाषा बदलने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो अनुकूल व्यवस्था होनी चाहिए, वो करना आवश्यक है। वो करने का काम बीजेपी कर रही है। और आप सारांश उठाकर देख लीजिए 2014 से 2022 तक में क्या क्या परिवर्तन किए गए और क्या क्या वादे जनता से किए गए, वो सारी चीजों को किया गया। और जिसपे भी मोदी जी को डाउट हुआ, उनका विभाग ले लिया उनसे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही इस बात को कह रहा हूं कि जिसपे भी डाउट हुआ उसका विभाग ले लिया और दूसरे नए चेहरों को मौका दिया सामने आकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए। क्योंकि आप जनता के सेवक, जनता के द्वारा चुनकर जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए कर्तव्य पथ नाम बदला गया, सिर्फ इसलिए कि आपकी कर्तव्य निष्ठा आपको समझाई जा सके और आपको याद दिलाई जा सके। ठीक, संजय जी। अभी मैंने जब डिबेट शुरू किया था तो मैंने पहले एक बात कही थी, याद होगा आपको, कि ये जब सत्ता में आने के लिए 2012 से इन्होंने एक आंदोलन छिड़वाया था, ठीक है ना, और वही सेम टू सेम स्थिति 2022 यानी 2 साल पहले तब, अभी 2 साल पहले अब, यानी कि 2012 से उन्होंने अपना आंदोलन का कार्यक्रम चालू करवाया था। 2 साल तक माहौल बनाने की कोशिश किया था। सेम टू सेम पैटर्न पे ये 2022 में भी वही काम कर रहे हैं। ये वही पैटर्न है जिस पैटर्न पे 2012 से शुरू करके ये सब सत्ता में काबिज हुए थे। अब चूंकि इनका पोल खुल चुका है, अब वो जो झोला उठा करके फकीर था, लोगों ने देख लिया कि 10 लाख का सूट कैसे पहनता है। वही फकीर को देख लिया है कि वो 1.5 लाख का चश्मा कैसे पहनता है। उस फकीर को देख लिया कि 1 लाख का पेन कैसे यूज करता है। ऊपर से नीचे तक वो फकीर जो है सब इंपोर्टेड सामान पहनता है, दिन में 4-4 6-6 बार कपड़े पहनता है, और लेकिन फकीर है वो, ठीक है ना। एक गृह मंत्री जी है, 800 रुपए की बोतल के पानी पीते हैं, 80,000 का जो है माफला पहनते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं। अरे भाई, भ्रष्टाचार, इससे बड़ा भ्रष्टाचार कहां देखोगे आप? भ्रष्टाचार जितना होता है, आप सारा का सारा देश, दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसका अपना एयरवेज नहीं है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? राफेल में आप इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर चुके हैं। आप आने तो दीजिए किसी दूसरी पार्टी को सत्ता में, आपका एक एक भ्रष्टाचार खुलेगा और एक एक मंत्री जेल में जाएगा।
ये आज आप लोग बार बार बोलते हैं ना जांच होने दीजिए, जांच होने दीजिए, बार बार बोलते हैं जांच होने दीजिए। उसके बाद जब जांच होने लगती है तो फिर बाद में कहेंगे जमानत में थे, वो जमानत में थे। पिछले 8 साल से वो राहुल गांधी के ऊपर और सोनिया गांधी पर वो किस्सा ये गाते रहते हैं, वो जमानत पे हैं, जमानत में। अरे जमानत पे हैं तो पहले ये बताओ 2G का घोटाला, कोयला घोटाला, कितनों को आपने अरेस्ट किया जिसके नाम पे, जिसको बदनाम करके आप लोग देश में आए थे। आप 2G घोटाले में आप लोग 1,76,000 करोड़ विनोद जी ने घोटाले के बारे में बात किया था, ठीक है, तब के जमाने में 2G के घोटाले में। और इधर यहाँ पे आपने 1.5 लाख करोड़ में आपने 5G बेच दिया। इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? जो 6 लाख करोड़ का जो जिसकी बोली लगनी थी वो 1.5 लाख में जो है जियो ने खरीद लिया। इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है सर? आप लोग केवल सिर्फ देश को बेचने का काम कर रहे हो। मैं देश नहीं बिकने दूंगा बोल करके आए और फटाफट देश को लगातार बेचे चले आ रहे हो। MLA खरीद रहे हो, MP खरीद रहे हो। यही आपका एक नीति है, सिद्धांत है, खरीदो। और लोगों को सिर्फ 4 लोग इसके देश को चला रहे हैं, ये दुनिया जान गई आजकल। ठीक है, 2 बेचते हैं, 2 खरीदते हैं। ठीक है प्रेम कुमार जी, आज मैं लौटूंगा संजय जी। अभी मेरे को प्रेम जी के पास जाना है, समय का अभाव है। प्रेम जी के पास भी मुझे जाना है। प्रेम जी, राहुल जी की तरफ से तो सीधा जवाब नहीं आया पॉलिटिकल, मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो उनका आंसर था 2024 का जो ये चक्कर है। मेरा सीधा सवाल था, आप ही बता दीजिए कि क्या ये खेल 2024 का है? आपको क्या नजर आ रहा है? निश्चित रूप से आशीष जी 2024 के लिए राजनीतिक दल निकल पड़े हैं बाहर और विपक्ष गोलबंदी की कोशिश कर रहा है, एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहा है और इसको काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी लगातार प्रयास कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी संसाधनों से युक्त पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कई राज्यों और केंद्र में सरकार है, तो वह सशक्त तरीके से ये काम कर पा रही है, ये भी दिखता है। और एक आध बात और मैं जोड़ते हुए बहुत संक्षेप में बोलता हूं कि राहुल जी ने बात कही बहुत अच्छे से अपनी पार्टी के बारे में, पर थोड़ा सा याद दिलाना जरूरी है कि देश में इकलौती ऐसी पार्टी जिसके अध्यक्ष ने कैमरे के सामने रिश्वत ली, वो कौन थी पार्टी? वो रिश्वत लेने उस समय भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने यही कहा था कि ये तो सब लोग करते हैं, जो सरकार में रहते हैं अपनी पार्टी से चंदा लेने के लिए भाई किसी को टेंडर दिला देते हैं और बदले में पैसा ले लेते हैं, जिसको कट मनी कहा जाता है। यानी रक्षा सौदे में दलाली को बीजेपी के नेताओं ने तब सही ठहराया था, लेकिन अदालत ने जब उनको गलत ठहराया, बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष रहे बंगारू लक्ष्मण जी जेल भी गए। ऐसा किसी दूसरे पार्टी के अध्यक्ष ने कभी कोई जेल गया हो रिश्वत लेते हुए, ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है। और कट मनी हम ये नहीं कहते सिर्फ बीजेपी ही सत्ता में आने से करती रही, दूसरी पार्टियां भी ऐसा करती होंगी। मुझे लगता है जब प्रचलन है तो हिंदुस्तान में इसकी सभी पार्टियां हैं वो भी करती होंगी। तो क्या आज कट मनी खत्म हो गया है? इसका ऐलान कर देना चाहिए। तो आज तो कट मनी हम इलेक्टोरल बॉन्ड ला करके भी लेने लग गए हैं, उसका तरीका बदल गया है। अब बोलना चाहिए बीजेपी को, क्यों आपको चोरी छिपे चंदा चाहिए भाई? आप बताइए ना, जनता से चंदा लेना आपने क्यों बंद कर दिया? क्यों उद्योगपतियों से चंदा लेके राजनीति करेंगे आप? क्योंकि समय का अभाव है, अगर स्वच्छ बनाना है, समय का अभाव है प्रेम जी, समय का अभाव है। मैं जवाब ले लेता हूँ। राहुल जी जवाब दे दीजिए जल्दी से, ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, समय का अभाव है मेरे पास। सबसे पहले मैं प्रेम जी के प्रश्न का उत्तर दे दूं। उनको मैं बता दूं कि जो ये बार बार कह रहे हैं कि जनता से आपने चंदा नहीं लिया, तो कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने कैंपेनिंग चलाया था जिससे 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का चंदा लेने का काम किया था और उसमें अच्छे खासे चंदा पार्टी फंड को मिला भी था। और दूसरा मैं आपको बात बता दूं, जो संजय जी एक बात कह रहे थे कि राफेल वगैरह को लेकर कर रहे थे, तो राफेल का तो मैंडेट तो जनता ने दे ही दिया। 2019 में आप राफेल चिल्ला रहे थे और चौकीदार चोर कर रहे थे। जनता ने मैंडेट देकर ये बता दिया कि जनता किसके साथ है। और रही प्रश्न 2024 की, तो मैं आपको बता दूं कि 2024 में विपक्ष बनाम ईमानदार सरकार रहेगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं पुनः चर्चा में आपके साथ बैठूंगा और फिर से बहुमत में ये सरकार बनेगी, क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। संजय जी 30 सेकंड फाइनल कमेंट। राहुल जी से पूछिएगा, जो काला धन लाने की बात करने वाली ये सरकार, आज स्विस बैंक में 3 गुना काला धन बढ़ चुका है।
तो इसका मतलब 15 लाख की जगह 45 लाख मिलेगा। कब मिलेगा? कब मिलेगा देश की जनता को? 3 गुना कैसे बढ़ गया? कहां से आ गया? लाने की बात हुई थी, वहां पहुंचाने की बात तो हुई नहीं थी। तो असली भ्रष्टाचारी तो आप लोग हो। पहले तो उसकी जवाब दे दो लोगों को। पहले तो जो आपने एक बार सिर्फ कुछ नहीं करिएगा, 2014 के घोषणा पत्र पे आप लोग चुनाव लड़ लीजिए। मैं ही कर हिम्मत है 2014 के घोषणा पत्र पे चुनाव लड़के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आप चुनाव जीत दिखा दीजिए। को समय नहीं है और मेरे पास समय का अभाव था, और जिस तरीके से आप तमाम मेहमानों ने अपनी अपनी राय रखी, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।